अब थोड़ा सा मैंने आपको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में सोचा था आपको बता दूं। तो chronic obstructive pulmonary disease, it is a disease state characterized by airflow limitation that is not fully reversible. अब ये तो उसको डिस्टिंग्विश करिए ना, मतलब कि एस्थमा में फुली रिवर्सिबल होता है ना एयरवे लिमिटेशन, यानी कि जैसे ब्रोंकोडायलेटर दिया गया स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, तो वो इसीलिए हम सीओपीडी और एस्थमा को पीएफटी में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना, कि अगर आपने ब्रोंकोडायलेटर दिया और उसके थोड़ी देर के बाद जो है एस्थमेटिक पेशेंट का 12% FEV1 बढ़ जाएगी या 200 ml उसका इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। और इसमें सीओपीडी में नहीं होगा, लेकिन एस्थमा भी जब बहुत सीवियर हो जाता है ना तो वो भी इरिवर्सिबल स्टेट पे जा सकता है। COPD includes emphysema, an anatomically defined condition characterized by destruction and enlargement of the lung alveoli, यानी कि वॉल्स ही उसकी डिस्ट्रॉय हो गई हैं, फिर वो कोलेस कर जाते हैं एडजेसेंट जो एल्वियोलाई हैं, बहुत बड़े बड़े बुल्ले बन जाते हैं और फिर वो कंप्रेस करने लगते हैं। जो नॉर्मल एल्वियोलाई हैं वहाँ उनको कंप्रेस करने लगते हैं, तो उधर भी फिर एयर नहीं आएगी, तो उसको हम कहते हैं डेड स्पेस। जो भी आया था ना पीछे, डेड स्पेस बन जाता है वो। यानी कि देखें, जो नॉर्मली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दो टाइप के डेड स्पेस हैं। एक एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता है। एनाटॉमिकल का क्या मतलब है, जो कंडक्टिंग पाथवे है ना हमारे, यानी कि नेजोफेरिंग से एयर आई, फिर उसके बाद ट्रैकिया में गई, फिर ब्रोंकाई में गई, फिर वो डिवाइड हुए ब्रोंक्यूल्स वगैरह में गई, ठीक है। तो वहाँ पे एयर एक्सचेंज तो नहीं हो रहा, वहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तो नहीं है, वो सिर्फ कंडक्टिंग पाथवे है ना, तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। डेड स्पेस यानी कि जो एयर जा रही है वो यूज नहीं हो रही डिफ्यूजन के लिए, लेकिन जो एल्वियोलाई यानी कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में से शुरू होती है हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलाई, तो वहाँ पे है ना ये, तो वो तो डेड स्पेस नहीं है ना, वहाँ पे तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, वहाँ तो एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का। तो अगर वो वहाँ डिफ्यूजन ना हो पाए, यानी कि वॉल डैमेज हो गई एल्वियोलाई की एम्फाइजीमा की वजह से, तो जाहिर है कि वो तो फिर डेड स्पेस ही हो जाएगा ना, मतलब यूज तो नहीं हो रही फिर वो ऑक्सीजन, या मतलब मैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया, ठीक है। तो वो फिर कहलाता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस ज़्यादा होने लगता है इसमें। और एक और चीज़ भी होती है, वो आगे फिर हम देख लेते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, क्लिनिकली डिफाइंड कंडीशन विद क्रॉनिक कॉफ एंड स्पूचन, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इज द रिजल्ट ऑफ सिगरेट स्मोक इंड्यूस्ड हाइपरप्लेजिया of the bronchial walls and accumulation of mucus and fibrosis, यानी कि सिगरेट स्मोक जो है ना मेन कल्प्रिट है, वो क्या करता है, हाइपरप्लेजिया कर देता है, ब्रोंकियल वॉल का एक्यूमुलेट करने लगता है म्यूकस और फाइब्रोसिस करता है। फाइब्रोसिस भी क्या मतलब हीलिंग भी इनफेक्टिव होती है। एक्टिवेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा contribute to airway fibrosis, while lack of ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा में कंट्रीब्यूट टू पैरेन्काइमल इन्फ्लेमेशन एंड एम्फाइजीमा। उसमें क्या होता है कि सिगरेट स्मोक जो है, मैंने आगे मेरे ख्याल में डायग्राम भी दिखाई थी, अभी दिखाती हूँ। सिगरेट स्मोक जो है ना एयरवे में जाके इन्फ्लेमेशन करते हैं। इन्फ्लेमेशन में यानी कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो रिक्रूट हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स भी और न्यूट्रोफिल्स भी। तो न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो उसके जब इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं और वो निकालते हैं इलास्टेसिस, तो न्यूट्रोफिल से निकलता है सीराइन प्रोटीनेज, ठीक है, ये इलास्टेज है उसका। और उधर से क्या निकलता है, मैक्रोफेज से सिस्टाइन प्रोटीनेज। तो ये प्रोटीनेसिस जो है ना, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, जिसमें कोलेजन है और कोलेजन फाइबर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ लंग को दे रहा है, तो वो उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको कोलेजिनेसिस उसको ब्रेक करने लगते हैं ना। तो एंटी कोलेजन अलम मैंने रखा है, यानी कि अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, जो न्यूट्रोफिल के कोलेजिनेज यानी कि सीराइन प्रोटीज को इनहिबिट करता है, ठीक है। अगर उसकी कमी होगी तो वो नहीं कर पाएगा और ज़्यादा एक्सेसिव एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिग्रेड होने लगेगा, तो वॉल्स टूटने लगेंगी, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी और एल्वियोलाई डैमेज हो जाएंगे, कोलेस हो जाएंगे वगैरह, ठीक है। और ये करता किस तरह से है, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बनाता है बीटा,
और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी होता है जो उसमें बहुत ज़्यादा फाइब्रोजेनिक होता है, यानी कि फाइब्रोसिस कर रहा होता है, इनएफेक्टिव हीलिंग. Pathogenesis continued to have number 1 chronic exposure to cigarette smoke leads to inflammatory recruitment जैसे मैंने बताया within terminal air spaces of the lung. Number 2 these inflammatory cells release elastomeric and proteinases that damage the extracellular matrix of the lung as I have told you. ये देखिए डायग्राम देखें. सिगरेट स्मोक आया, इन्फ्लेमेटरी सेल रिक्रूटमेंट की उसने ब्रोंकियल वॉल, एयरवेज में और एल्वियोलाई में. तो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज एमएमपी का मतलब है. तो न्यूट्रोफिल से निकलता है सीराइन प्रोटीनेज और मैक्रोफेज से देखें निकल रहा है क्या, सिस्टाइन प्रोटीनेज. ठीक है, ये मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस हैं. अब प्रोटीनेज इनहिबिटर, अब असल में जो है ना प्रोटीनेजेस एंड प्रोटीनेज इनहिबिटर्स का जो बैलेंस है ना वो कंट्रोल करता है कि लंग डैमेज होगा, लंग की वॉल के नहीं होगी. जो चीज़ भी बढ़ जाए, अब सिगरेट स्मोक की वजह से अगर आप इन्फ्लेमेटरी सेल का रिक्रूटमेंट बढ़ा रहे हैं तो जाहिर बात है कि कोलेजिनेजेस ज़्यादा हो जाएंगे और हमारी जो नॉर्मल हमारी अवेलेबल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है वो उसको ओवरकम कर लेंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगी, लंग डिस्ट्रक्शन, एम्फाइजीमा रिपेयर वो भी इनइफेक्टिव रिपेयर होगी. ठीक है, तो ये हम खुद चूज कर रहे हैं. सिगरेट स्मोक हम लेके जा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. पैथोजेनेसिस नंबर 3 क्या होगा, स्ट्रक्चरल सेल डेथ हो जाएगी फिर इन सब इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से. एंडोथेलियल एंड एपिथेलियल सेल्स अगर डायरेक्टली थ्रू ऑक्सीजन इंड्यूस सिगरेट स्मोक डैमेज. ठीक है, अब स्ट्रक्चरल सेल डेथ जो है एपोप्टोसिस होता है और एपोप्टोसिस जो है ना उसकी वजह से फिर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सब डिस्ट्रॉय होने लगती है. Number 4, ineffective repair of elastin and other extracellular matrix components result in air spaces enlargement and that defines emphysema. Elastase anti-elastase imbalance अभी मैंने बताया था ना आपको, ये वही है. Inflammation and extracellular matrix proteolysis. अब cigarette smoke affects large airways, small airways that are equal to or less than 2 millimeter in diameter and alveoli, leading to cough and mucus production that defines chronic bronchitis. Goblet cells increase in number. Bronchi also undergo squamous metaplasia. देखें squamous metaplasia होने लगता है, यही प्रीडिस्पोज कर देता है कार्सिनोजेनेसिस को एंड डिस्ट्रक्टिंग म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस भी खत्म हो जाती है ना. Goblet cell metaplasia and mucus secreting cells replacing surfactant secreting clara cells. अब देखें जो मैंने आपको बताया कि एल्व्यूलाई के अंदर अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें अंदर सबसे क्या है, सर्फेक्टेंट है, यानी कि एक म्यूकस मतलब सिक्रीशन है सर्फेक्टेंट की, फिर एपिथेलियल लाइनिंग है एल्व्यूलाई की, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, फिर एंडोथेलियल लाइनिंग है और फिर उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है. तो इससे बनता है वो सर्फेक्ट. अब सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है कि वो सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है ताकि जब एयर बाहर निकले तो कोलैप्स ना हो जाए वो एल्वियोलाई. ठीक है, तो अब सर्फेक्टेंट सिक्रीटिंग सेल यानी कि टाइप 2 नीमोसाइट्स बनाते हैं ना, उनको क्लारा सेल्स भी कहते हैं, तो वो ही रिप्लेस कर रहे हैं अगर गोबलेट सेल मेटाप्लेजिया. तो सर्फेक्टेंट ही मर रहा तो सबसे टेंशन इंक्रीज हो जाएगा और जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स हो जाएंगे. Emphysema is characterized by destruction of gas exchange air spaces, the respiratory bronchioles, alveolar duct and the alveoli. जैसे मैंने बताया ना कि जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो कहाँ है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, alveolar duct और alveoli में. Their wall are perforated, later obliterated with coalescence of small air spaces into abnormal and much larger air spaces which can compress the normal alveoli and limit further damage, or not limit further damage or exaggerate further damage. नंबर 1, 2 टाइप का पैथोलॉजिकली एम्फाइजीमा होता है. एक को सेंट्री एसिनार एम्फाइजीमा कहते हैं, एसोसिएटेड विद एनलार्ज्ड स्पेसेस फाउंड इन एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, प्रोमिनेंट इन अपर लोब इन सिगरेट स्मोकिंग. ठीक है, तो सेंट्री एसिनार हमको कहाँ मिलता है, सिगरेट स्मोकिंग जो लोग कर रहे हैं उनमें मिलता है. पैन एसिनार एम्फाइजीमा रेफर्स टू एनलार्ज्ड स्पेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली विद द अक्रॉस द एसिनार यूनिट्स, यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किसी एक प्रोमिनेंट अपर लोब में नहीं है. तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी में मिलते हैं, नॉट इन सिगरेट स्मोक. वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, अब ये भी आप समझ लें क्योंकि वेंटिलेशन परफ्यूजन इसको हम कहते हैं V/Q.
इज द हॉलमार्क ऑफ COPD. अब ये आप समझ लीजिए कि वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच क्या होता है. देखें जैसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मैंने बताया कि पल्मोनरी, कैपिलरी और एल्वियोलर वॉल को मिला के ही रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कह रहे हैं ना. तो अगर एयर आती है एल्वियोलाई में और पल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड है, वीनस ब्लड, ठीक है, तो ऑक्सीजन को उधर जाना है. अगर एल्वियोलस जो है वो कोलैप्स हो या उसकी डैमेज हुआ हो, तो एयर कहाँ आएगी? एयर तो आएगी नहीं, वहाँ तो फिजियोलॉजिकल डेस्क स्पेस बना हुआ है, ठीक है. और पल्मोनरी कैपिलरी उस एल्वियोलस की वो ओपन है, वहाँ पे ब्लड है, लेकिन परफ्यूजन तो नहीं होगा ना, डिफ्यूजन तो नहीं होगा ना. परफ्यूजन है लेकिन डिफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एयर ही वहाँ पे वो डैमेज पड़ा हुआ है, ठीक है. तो ये वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो गया. इसी तरह अगर वेसल जो है ना वो ऑब्लिटरेट हो गई है, ये पल्मोनरी कैपिलरी जो है वो बंद है और एल्वियोलस खुला हुआ है, वहाँ पे एयर आई तो कहाँ जाएगी? डिफ्यूज करने के लिए. जो उसी वाले एल्वियोलस के अराउंड जो पल्मोनरी कैपिलरी थी वही बंद है, तब भी डिफ्यूजन नहीं होगा. तो मिसमैच होगा ना, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होगा. सही है ना. कार्बन मोनोऑक्साइड DLCO जो हम करते हैं ना, डिफ्यूजन मालूम करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की डिफ्यूजन हम लेते हैं, फिर उससे हम इनडायरेक्टली ऑक्सीजन की डिफ्यूजन निकाल लेते हैं. तो VQ मिसमैच होता है COPD में, जिसकी वजह से एयर अगर आ भी रही है तो फिर भी नहीं जा रही, और अगर ब्लड कैपिलरी खुली भी है तो फिर भी डिफ्यूजन नहीं हो रहा. दो सूरतों में इसलिए कि मिसमैच है भाई. अगर एयर को डिफ्यूज होना है ना तो दोनों चीजें प्रॉपर काम करनी हो, एल्वियोलस भी सही हो और उसकी सराउंडिंग वेसल भी सही हो, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी भी सही हो. रिस्क फैक्टर्स फॉर COPD, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर सिगरेट स्मोकिंग है, ठीक है. तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई COPD का पेशेंट मिले हो जो स्मोक नहीं करता हो, तो उसी की वजह से तो सारी पैथोजेनेसिस हो रही है. अब लेकिन 10% लोगों में मतलब सिगरेट स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हो तो होता है, उससे भी हो जाता है. किससे? कुकिंग के लिए जो मेथड होता है ना, बायो कंबस्शन और बायोफ्यूल जो होता है ना, जहाँ जहाँ मुल्कों में इस तरह से कुकिंग होती है, तो उससे भी हो सकती है. फिर औरतों में फिर वो होगी ज़्यादा, क्योंकि कुकिंग तो औरतें ही कर रही होती हैं. बायोफ्यूल कंबस्शन यूज्ड इन कुकिंग, इट कैन ऑल्सो लीड टू डैमेज इन द एयरवेज. COPD रिजल्ट कर सकती है, ठीक है. सिगरेट स्मोकिंग हो गया. एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस. एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की जो है वो इम्पोर्टेंस एस्थमा में है. हाइपर रिस्पॉन्सिव होते हैं कुछ स्टिमुलाई जो ट्रिगर्स हैं, जो एलर्जेंस हैं, उसकी वजह से. लेकिन हो सकता है कि कुछ इफेक्ट इसमें भी देखा गया है, थोड़ा एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है, तो शुरू में जो है ना वो ब्रोंकोडायलेटर इसलिए दे रहे होते हैं. अच्छा, 3 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस मतलब COPD की वजह से जो ब्रोंकिएक्टासिस और ये वो होने लगता है उसमें, लेकिन ये कि उसकी वजह जो है अब तक नहीं हो सका है कि उसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से COPD हो गई हो. इसी तरह ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो है, मतलब ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की ज़्यादा जो है ना इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में और एस्थमा में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. और लेकिन हो सकता है कि मतलब अगर किसी को COPD और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी हो रहा है तो वो फिर और भी ज़्यादा उसमें ख़राबी पैदा कर सकता है. इसी तरह एम्बियंट एयर पोल्यूशन, क्योंकि ये देखा गया कि भाई शहरों में ज़्यादा COPD होती है गांव की बनस्बत, तो यहाँ पे जितनी भी एयर पोल्यूटेंट हैं, लेकिन ये कि हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो कॉज कर ही देती हैं, या सेकेंड हैंड सिगरेट स्मोक जो होता है सेकेंडरी, तो उससे भी कोई मतलब देखा नहीं गया कि COPD हो जाती हो. Cigarette smoking, it is a major risk factor for mortality from chronic bronchitis and emphysema. There is accelerated decline in the volume of air exhaled within first second of forced expiratory maneuver, FEV1, in a dose-response relationship to the intensity of cigarette smoking, expressed as PEC per J multiplied by the total number of years of smoking. ठीक है? Genetic factors, although cigarette smoking is the major environmental factor, but severe alpha-1 antitrypsin deficiency is a proven genetic factor for COPD. अब मैंने बता दिया कोलेजिनेज, एंटी कोलेजिनेज
या इलास्टेज एंटी इलास्टेज जो थ्योरी है ना, वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको. Alpha-1 antitrypsin deficiency, just in 1 to 2% of the COPD have this deficiency as a major contributing factor for the COPD. और हमने देखा था कि वो पैन एसिनार एम्फाइजिमा होता है ऐसे पेशेंट में, ठीक है. और सिगरेट स्मोकिंग में सेंट्री एसिनार. पैथोलॉजी, सिगरेट स्मोक एक्सपोजर, ये मेरे ख्याल में हमने ये मैंने बता दिया आपको पैथोलॉजी. अब दोबारा पता नहीं कैसे लिख लिया. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी हमने पूरी डिस्कस कर ली है, तो उसको भी छोड़ देते हैं. फिजिकल फाइंडिंग, शुरू में जो है ना, अगर COPD है किसी को, बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन हुआ है, अभी हुए हुए, तो एंटायरली नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन मिलता है. ये तो बहुत जो क्रॉनिक चेंजेस आ चुके होते हैं उनमें आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं जो हमने दिखाया बताई हैं. इन द अर्ली स्टेजेस एग्जामिनेशन कैन बी एंटायरली नॉर्मल. प्रोलॉन्ग एक्सपिरेटरी फेज एंड एक्सपिरेटरी बीजिंग आपको मिलेगी. साइंस ऑफ हाइपरइन्फ्लेशन जैसे अभी पैरल चेस्ट और ये सब कुछ, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया. पिंक पर्पस और ब्लू टेस्ट भी कर लिया, ये भी कर लिया. ट्रीटमेंट देख लेते हैं. स्मोकिंग सिजेशन देखें, सबसे बड़ा है. अब ये देखें कि आप पेशेंट आ रहे होते हैं और जो नए ज़माने से स्मोकिंग कर रहे होते हैं, मेरे पास आते हैं एग्जीक्यूटिव टाइप के पेशेंट या कुछ भी अगर हैं, और उनको मैं कहूँ कि भाई कब से पी रहे हैं, वो तो ज़माना हो गया, 20-30 साल हो गए, ये हो गया वो गया, तो उनसे अगर मैं कहूँ तो वो ऐसे मुस्कुराते हैं, मतलब देखे कि डॉक्टर इतनी बेवकूफ़ हैं, भला हम क्यों छोड़ेंगे सिगरेट पीना. मतलब अजीब सा एटीट्यूड होता है ना. लेकिन आप किसी एटीट्यूड से मत घबराएं पेशेंट के. पेशेंट को आप चाहे पेशेंट सुने या ना सुने, आपका फ़र्ज़ है उससे कहना कि स्मोकिंग क्विट कर दें. और जब स्मोकिंग क्विट करने के लिए जब तक कोई रजामंद नहीं होता ना, खुद से उसको नहीं होता, जब तक आप उसका बाल भी बीका नहीं कर सकते किसी एडवाइस से. लेकिन एडवाइस ज़रूर करें, बुक में भी ये लिखा हुआ है. और जब वो खुद से आपसे कहे कि डॉक्टर साहब मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, तो फिर आपने उसकी काउंसलिंग सही तरीके वाली करनी होती है, ठीक है. फजूल में काउंसलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है इन पेशेंट को. बस इनको सख्ती से कह दें कि मैं तो प्रिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ स्टॉप स्मोकिंग, वो सबसे पहला होता है मेरा ट्रीटमेंट का प्लान. तो स्मोकिंग सिजेशन के बगैर तो आप देख लें हालात सुधर ही नहीं सकते. नंबर 2, ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी, क्योंकि इसमें भी तो फिर इन्फ्लेमेटरी सेल हैं, हाइपरप्लेजिया को ब्लड सेल को हो रहा है, और म्यूकस प्रोडक्शन और इन्फ्लेमेशन और वो सब, तो एयरवे जो है वो नैरोड होते जाते हैं और लिमिटेशन हो जाती है एयर फ्लो की. नंबर 3, इनहेल्ड एंड ओरल ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स. नंबर 4, थियोफाइलिन. नंबर 5, एंटीबायोटिक्स. नंबर 6, ऑक्सीजन थेरेपी. नंबर 7, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, जैसे एम्फाइजीमा में मैंने बताया, 8, लंग ट्रांसप्लांटेशन. यानी कि फाइनली जो है इसका ट्रीटमेंट फिर लंग ट्रांसप्लांटेशन. Smoking cessation, all patients with COPD should be strongly urged to quit smoking and educate about the benefits of quitting. It causes improvement in the rate of decline in the pulmonary function. सही से आप उनको बता दें यही चीज़ कि आपका जो पल्मोनरी फंक्शन है करवा के देख लीजिए, उनको बताइए, समझाइए कि ये आपका बहुत ख़राब हो रहा है, अगर आप छोड़ देंगे तो बेहतर होना शुरू हो जाएगा. Bronchodilators used for symptomatic relief, the inhaled route is preferred. Number 1, anticholinergic agents, ipratropium bromide and tiotropium, a long-acting anticholinergic. ठीक है. Beta agonists, long-acting inhaled beta agonists such as salmeterol and formoterol. Number 3, inhaled glucocorticoids. A trial should be given with frequent exacerbations. में आप दे सकते हैं. Inhaled glucocorticoids. A trial of inhaled glucocorticoids should be considered in patients with frequent exacerbations defined as 2 or more per year, and in those who demonstrate a significant amount of acute reversibility in response to inhaled bronchodilator. जैसे मैंने बताया था ना कि भाई एस्थमा में होती है ना रिवर्सिबिलिटी, इसमें तो नहीं होती. लेकिन आप देख लें अगर मतलब ये कि टेस्ट कराएं ना, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएं और रिवर्सिबिलिटी टेस्ट कराएं ब्रोंकोडायलेटर से जो होती है, लिख के दें आप रिवर्सिबिलिटी टेस्ट करके दो, तो फिर आप देख लें अगर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट में कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है उसमें टेस्ट के रिजल्ट में, तो फिर आप इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर. ओरल ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स. Chronic use of oral glucocorticoids for treatment of COPD is not recommended. Chronic use is associated with significant side effects including weight gain, osteoporosis, cataracts, glucose intolerance, and increased risk of infection.
Theophylline, it produces modest improvement in respiratory flow rates and vital capacity. Side effects of nausea, tachycardia, and tremors. Oxygen, supplemental oxygen is the only pharmacologic therapy demonstrated to decrease mortality in COPD. Indications आप आने चाहिए. Number 1, resting hypoxemia. यानी रेस्ट पे अगर हो रहा है, रेस्टिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 88% और 90% विद साइंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट हार्ट फेलियर. या तो रेस्टिंग 88% से कम है या 90% है लेकिन उसके साथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट हार्ट फेलियर भी है. पेशेंट्स विद दीज क्राइटेरिया आर गिवन कंटिन्यूअल ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन. ठीक है. अदर एजेंट्स, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इन पेशेंट्स हु हैव इट्स डेफिशिएंसी. तो फिर वो उनको इंट्रावीनसली हर हफ्ते अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन दिया जा रहा होता है. नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपीज, वैक्सीनेट भी करते हैं. इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सारे सीओपीडी के पेशेंट्स को एनुअली लगनी चाहिए. न्यूमोकोकल वैक्सीन भी लगनी चाहिए एनुअली. Pulmonary rehabilitation, this refers to treatment programs that incorporate education and cardiovascular conditioning. Lung volume resection surgery, surgery to reduce the lung of the volume of the lung in the patient with emphysema. अगर बहुत सारे alveolar wall damage होके वो इकट्ठे होके कोलेज कर गए हैं और बुल्ली बन गए हैं और फिर वो जो है ना, जो नॉर्मल भी एल्वेला हैं उनको भी वो कंप्रेस कर रहे हैं, तो फिर आपने निकालने की ज़रूरत होती है, तो इसमें करते हैं. एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन, सिवियर COPD इज इंडिकेशन फॉर लंग ट्रांसप्लांटेशन. एक्यूट एक्सेसरबेशन में आएगा अगर पेशेंट, तो ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, ओरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन. ठीक है. फिर नंबर 5, मैकेनिकल वेंटिलेटरी सपोर्ट, इनिशिएशन ऑफ नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इन पेशेंट विद रेस्पिरेटरी फेलियर डिफाइंड एज PCO2 मोर देन 45 millimeter of mercury. Invasive mechanical ventilation via endotracheal tube is indicated with severe respiratory distress, hypoxemia, severe hypercapnia यानी कि more than 45 millimeter of mercury PCO2 हो जाए, acidosis, impaired mental status and respiratory arrest. इसमें फिर आप mechanical ventilation. ठीक है. So that's the end of the long case of COPD. इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है. मैं तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट बता दिया आपको, आप और आना चाहिए आपको. ठीक है. बहुत तफसील से. सही है. तो फिर आप मुझे प्लीज़ बताइएगा ये किस तरह मैंने जो भी बहुत सारी चीज़ों निकाला. मैंने हैरिसन्स में से ही था सारा, लेकिन मैंने पहले जो उसमें सिम्टम्स का अलग चैप्टर होता था वहाँ से लिया, फिर उसके बाद COPD में से लिया. ठीक है. ओके.